हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल इन वायरस। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया है, वायरस के बारे में, उसकी डिस्कवरी और उसके फीचर्स के बारे में। अब हम लोग इसकी लाइफ साइकिल की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस टॉपिक पे जब बात करेंगे तो लाइफ साइकिल जो वायरस में होती है वो 2 टाइप्स की होती है। या तो वो अपनी लाइफ साइकिल जो है लाइटिक साइकिल के थ्रू जो है अपनी लाइफ को प्रोसीड करता है, या तो वो लाइसोजेनिक के थ्रू प्रोसीड करता है। किसके थ्रू? लाइसोजेनिक। जैसे मैंने बताया था कि जो लाइटिक साइकिल है, जो लाइटिक टाइप साइकिल है वायरसेस, वो एग्जिस्टेड इन द वायरुलेंट फेज, या वायरुलेंट टाइप के वायरस। इसमें जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर आप लें तो जैसे T2 एंड T4, और इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि इसमें DNA भी हो सकता है एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड RNA भी हो सकता है। यदि कोई वायरस जो है अपने लाइफ साइकिल को लाइसोजेनिक टाइप से प्रोसीड कर रहा है, तो लाइसोजेनिक की केस में क्या होता है कि वो केवल लाइसोजेनिक टाइप की लाइफ साइकिल से ही नहीं जाता, क्योंकि जो लाइसोजेनिक टाइप की जो लाइफ साइकिल है, पहले तो वो लाइसोजेनिक रहती है, लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज होती है तो वायरस जो है लाइटिक साइकिल को फिर फॉलो करता है। तो हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग में बात करेंगे, अभी इसके बारे में देखो। तो जो लाइसोजेनिक टाइप की लाइफ साइकिल है वो टेम्परेट फेज में होता है। किस में होता है? टेम्परेट फेज। और टेम्परेट फेज का जो मैंने टेम्परेट फेज के बारे में जो एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल था उसमें जैसे लैम्डा फेज। कौन सा फेज है? लैम्डा फेज। ठीक है, अब हम लोग लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल को ब्रॉड में जो है डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लिए होंगे। अब इसको हम लोग लाइटिक साइकिल, कौन सी है? लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल। ठीक है, इन द केस ऑफ द लाइटिक साइकिल, the virus infect the bacterial cells, and during the infection process they process through many different steps, like जैसे सपोज दैट ये कोई फेज है, ये कोई वायरस। ठीक है, अब वायरस है तो इस पे अपना एक स्टैंड है। ठीक है, और इसमें अपना एक जेनेटिक मटेरियल है, मान लो DNA भी हो सकता है, मे बी RNA भी हो सकता है। ठीक है, अब जब ये किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, सपोज दैट बैक्टीरियल सेल इन्फेक्ट करता है, तो इन्फेक्ट करने के बाद करता है तो उस समय इसमें कई सारे स्टेप होते हैं जो उस पूरे सेल को डिस्ट्रक्ट करता है, यानी कि इसके सेल को पूरा डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि ये जो लाइटिक साइकिल है, जब बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में होती है तब ये प्रोसीड होती है, क्योंकि उसमें वायरस को बस क्या करना है कि उसको, क्योंकि वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो उस सेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है कि ये फेवरेबल कंडीशन में है, क्या इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फास्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर उसको लग रहा है कि इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बैक्टीरियल सेल की अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या किसी सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फास्ट हो रही है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, तो ये जो वायरस है वो उसको जो है पहले इन्फेक्ट करेगा। अब जब इन्फेक्ट करेगा तो इन्फेक्ट करने के बाद अपनी पूरी प्रोसेस बहुत फास्ट में करेगा और तुरंत ही इस पूरी सेल को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि उसको एकदम वो कर देगा, किल कर देगा पूरे। तो इस साइकिल को हम बोलते हैं लाइटिक साइकिल, यानी सेल का लिसिस।
तो इसके थ्रू जब ये साइकिल जो है, ये वायरस जो है प्रोसीड होता है, तो इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले ये वायरस जो है जब किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहला एक होता है अटैचमेंट प्रोसेस। देखो अटैचमेंट हो रहा है ना, तो सबसे पहले वो क्या होता है, अटैच करता है। तो सब इसमें होता है, एक होता है स्टेप होता है अटैचमेंट। क्या है अटैचमेंट? यानी कि जो वायरस है बैक्टीरियल सेल से अपने आप को उसके टेल्स के माध्यम से क्या करके अटैच करता है। फिर उसके बाद दूसरी जो प्रोसेस है इंजेक्शन। क्या है इंजेक्शन? इंजेक्शन के केस में क्या होता है कि अब वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है, अब उसको क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, और ये जो कैप्सिड है वो क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। अब देखो ये तो लाइटिक साइकिल के प्रोसेस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो जब अपने आप को सेल के अंदर या किसी बैक्टीरिया के अंदर या होस्ट सेल में जब अपने आप को इंजेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा कैप्सिड भी बहुत में पूरा जाता है। जैसे एनवेलप्ड वायरस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस थ्रू जाते हैं। लेकिन यहाँ जो लाइटिक थ्रू जाते हैं, पहले वो अपने अटैचमेंट करते हैं और उसके बाद अपने जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं इंसर्ट करते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। फिर उसके बाद जब इंजेक्ट कर देते हैं जेनेटिक मटेरियल को, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करता है। क्या करता है, रेप्लिकेट, यानी कि रेप्लिकेशन होता है। अब ये एक जेनेटिक मटेरियल था, 1 से 2 बनाए, 2 से 3 बनाए, 3 से 4 बनाए, और सारी मशीनरी क्या करता है, बैक्टीरिया की यूज करता है, यानी कि होस्ट सेल की यूज करता है। अपना उसका अपना एक जेनेटिक मटेरियल है, कैप्सिड तो बाहर कर दिया। ठीक है, फिर जब रेप्लिकेशन होता है, अपने नंबर बढ़ाता है अपने जेनेटिक मटेरियल, तो उसके बाद अब वो असेंबली होती है उसकी। क्या होती है, असेंबली। असेंबली क्या है कि जैसे उसका जेनेटिक मटेरियल बन गया, अब वो कैप स्नैचिंग प्रोसेस या हाइजैक प्रोसेस थ्रू, कैप स्नैचिंग बोलते हैं, वो क्या कर रहे थे, बैक्टीरियल के जो जितनी भी वो प्रोटीन्स बना रहा है, वो कर रहा है, उसकी मशीनरी को हाइजैक करके अपने चारों तरफ कैप्सिड जो है, कैप्सिड की लेयर वो करेगा। ठीक है, अपने जेनेटिक मटेरियल की तरफ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं असेंबली। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो जब पूरा असेंबली कंप्लीट हो जाता है तो है रिलीज़। ठीक, जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद अब ये विथ कैप्सिड जो है, अब इसको सेल को डिस्ट्रैक्ट करके रिलीज हो जाएंगे, यानी कि बाहर आ जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे, बाहर। तो ये एक वायरस से कई सारे कॉपी जो है वायरस ने अपने आप को बना लिया, और ये इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइटिक साइकिल। और इसमें इतनी फेज होती हैं, यानी कि अटैचमेंट, इंजेक्शन, रेप्लिकेशन, असेंबली एंड रिलीज। अगर आप इसको एक सिंपल ट्रिक में अगर याद करें तो याद कर सकते हैं कि AR, ठीक, AR, यानी कि अटैचमेंट, देन इंजेक्शन, देन रेप्लिकेशन एंड फिर उसके बाद है असेंबली और देन रिलीज। ठीक है, तो ये जो लाइटिक प्रोसेस है कब होती है, जब बैक्टीरिया जब एक फेवरेबल कंडीशन में होती है। ठीक है, किस में होती है, ये भी मैंने इस टॉपिक के बारे में बात कर दिया, किस में होती है, जैसे T2 और T4, यानी कि वायरुलेंट फेज में। दूसरा हम लोग बात करेंगे लाइसोजेनिक। क्या है, लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, लाइसोजेनिक के केस में ये साइकिल जो है, ये प्रोसेस कब होती है, वायरस कब प्रोसीड करता है, जब किसी बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट किया, अब देखा कि वो उसके एनवायरनमेंट के बारे में पूरा जज किया, उससे इन्फॉर्मेशन लिया कि यार वो तो अभी खुद ही
अपनी इस समस्या में जूझ रहा है उसके लिए खुद ही अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी कि बैक्टीरिया के लिए ग्रोथ एडवर्स कंडीशन है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एकदम नेगलेक्ट है। तो उस समय अगर कोई वायरस जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो जो है प्रोसीड होता है थ्रू द लाइसोजेनिक साइकिल। क्या होता है? लाइसोजेनिक साइकिल, यानी कि इट साइकिल्स proceeds in unfavorable condition, unfavorable conditions, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन। अब ऐसा नहीं कि लाइसोजेनिक साइकिल चलती है तो पूरा वो लाइसोजेनिक ही चलता रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। जब अगर लाइसोजेनिक साइकिल है, अगर बैक्टीरिया के लिए फिर से फेवरेबल कंडीशन आ गया या सेल के लिए फेवरेबल कंडीशन आ गया, तो वो जो है, जो वायरस ने इन्फेक्ट किया है जिस बैक्टीरिया को, अब वो वायरस जो जहाँ पे प्रोफेज होता है उससे अपने आप के जेनेटिक मटेरियल को अलग करके और वो तुरंत नंबर ऑफ कॉपीज़ जो है बनाना शुरू करता है और तुरंत लाइटिक साइकिल में जो है चला जाता है और फिर पूरे सेल को जो है डिस्ट्रक्ट करता है। तो हम देखेंगे कि इसमें लाइसोजेनिक साइकिल में कौन कौन सी फेजें होती हैं, ठीक है। तो लाइसोजेनिक साइकिल में एक होता है, इसमें भी होता है अटैचमेंट आपने उसमें देखा था, अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट के बाद इसमें इंजेक्शन भी होता है, ठीक है, यानी कि अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करता है इन द होस्ट सेल। देन उसके बाद जो प्रोसेस होती है, इंजेक्ट करने के बाद, चूँकि ये लाइसोजेनिक साइकिल है, यहाँ पे अब रेप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन। क्या होगा? इंटीग्रेशन, ठीक है। ये टाइप्स नहीं है, याद रखना है, ये इसकी प्रोसेस है। इसमें कितनी फेज है, ठीक है। तो पहला फेज क्या है? अटैचमेंट। ये देख लो, ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। जब अटैचमेंट करता है उसके बाद अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करता है और इंजेक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन कराता है, किससे? बैक्टीरियल क्रोमोसोम से। मान लो ये कोई बैक्टीरिया है और वो बेचारा अभी मरा थका अपनी समस्याओं में जूझ रहा है। देखो, वायरस को भी इस बात को समझ में आती है कि यार अगर कोई जिसको हम इन्फेक्ट किए हैं, अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन में है, इन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है, तो हम ठीक है उसको इन्फेक्ट कर दिए हैं, लेकिन उसको मारे नहीं। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। इंसान तो आपको जिंदे में ही खा जाने की कोशिश करता है एक दूसरे को, ठीक है। तो वायरस जो है ये हाइपोथेटिकल है ऐसा, ठीक है। वायरस है, मान लो ये वायरस इसको क्या किया? इन्फेक्ट किया, ठीक है। इसके पास जेनेटिक मटेरियल, अटैचमेंट किया, पहला प्रोसेस अटैचमेंट। दूसरा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया, और ये बैक्टीरियल का क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम। जैसे देखा यार, बैक्टीरिया पूरी अनफेवरेबल कंडीशन में है, बेचारा परेशानी में है, तो अब क्या करता है? अपने जेनेटिक मटेरियल्स को इसके क्रोमोसोम से क्या करता है? इंटीग्रेट कराता है। इंटीग्रेट किया, ठीक है। यानी कि अब ये बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है और ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उससे इंटीग्रेट कराता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। लेकिन ये जो बनाता है उसको बोलते हैं प्रोफेज। क्या बोलते हैं? प्रोफेज। और ये जो प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन की, ये होती है रिवर्सिबल। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि अगर लॉन्ग टाइम में बैक्टीरिया अपने एडवर्स कंडीशन में है तो ठीक है, इंटीग्रेशन की है। लेकिन जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशन में आता है तो अपने आप के जेनेटिक मटेरियल को बाहर कर, और फिर वो तुरंत
रेप्लिकेशन, असेंबली एंड रिलीज। तो ये जो इंटीग्रेशन वाली प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल के बाद जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के बाद जो है ये, चूँकि ये प्रोसेस जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है, क्योंकि अब बैक्टीरिया को पता नहीं कब तक फेवरेबल कंडीशन आए, कब तक ना आए, या उसके लिए थोड़ा सा फेवरेबल है, अगर थोड़ा सा फेवरेबल है, थोड़ा था, तब भी उसमें इंटीग्रेशन रहेगा। लेकिन बैक्टीरिया में वायरस जो है उसके जिस तरह धीरे धीरे बैक्टीरिया का डिवीज़न होगा, अपनी प्रोजनी बनाएगा। मान लीजिए बैक्टीरिया ये है, अब इसने जो है अपना एक नया प्रोजनी बनाया, इस बैक्टीरिया ने अपना नया प्रोजनी बनाया, तो वो भी अपना चूँकि उसके क्रोमोसोम से ये भी अटैच, तो वो भी एक दूसरा बना दिया, साथ में ही लगा है, लेकिन छोड़ेगा नहीं जब तक उसकी फेवरेबल, चाहे वो 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, या किसी भी लॉन्ग टाइम, चूँकि ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, छोड़ेगा नहीं। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन आई, वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई तो उसको एक इंडक्शन मिलता है। क्या मिलता है? इंडक्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जीन हैं। अब वो जो इंटीग्रेशन किया है अपने जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा? एक्जिशन करेगा, एक्सिशन यानी बाहर करेगा, कट करेगा, जो प्रोफेज में इसको कट टक। अब जैसे ही बाहर कर लिया, ये फेवरेबल कंडीशन आई, तो ये क्या करेगा? नंबर ऑफ कॉपीज बनाना शुरू, क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशन। तो क्या होगा यहाँ पे? फिर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन एंड रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? असेंबली, असेंबली, और असेंबली के बाद क्या होगा? असेंबली के बाद रिलीज, मैच्योर एंड देन। तो ये है, देखो ये आप इतनी इन्फॉर्मेशन को, ये कितनी प्रोसेस हुई? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी कि 7 प्रोसेस में हो रही है। यहाँ पे 2 बढ़ गई, एक इंटीग्रेशन और दूसरा एक्सेशन, बाकी सेम है। तो ये रहा एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन, लेकिन इसमें पूरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड है। आप इसको किताबों से पढ़ें या बड़ी बड़ी जो किताबें हैं उससे पढ़ें, लेकिन इसमें वही चीज़ें लिखी हैं जो इसमें मैंने लिख दी है शॉर्ट, ठीक है। तो मे बी इट इज़ ए हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस। अब हम लोग बात करेंगे प्लांट वायरस और एनिमल वायरस की, ठीक है। देखिए, इन केस ऑफ द प्लांट वायरस, इन केस ऑफ द प्लांट वायरस, ठीक, मैंने इसमें डिवाइड किया था। इट इज़ ए यूकैरियोटिक टाइप वायरस। प्लांट वायरस इन्फेक्ट द प्लांट सेल्स, इट कंटेनिंग द 99% RNA as a genetic material, as a genetic material। अब ऐसा देखो नहीं है, अगर 99% है तो उसमें कुछ न कुछ एक्सेप्शन है, इसीलिए लिखा है 99%। जो प्लांट वायरस है, इट कंसिस्ट द 99% RNA as a genetic material but not 100%। Some एक्सेप्शन है या एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट या आप एक्सेप्ट बहुत सारे हैं। एक्सेप्शन में आप थोड़ा सा लॉन्ग में बात करोगे। DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल, DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल इन प्लांट वायरस, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। किस में? अब ये जो DNA है, ठीक है, अब ये जो चूँकि 99% उसमें RNA है,
लेकिन एक्सेप्शन है, अब एक्सेप्शन का हम लोग आगे केस पढ़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल एज ए डीएनए है कुछ में, तो अब वो सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ये किस में है? ये कॉलीफ्लावर, आपने सुना होगा कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ठीक, ये कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन, एक आपने डिजीज सुना होगा मेज स्टिक डिजीज, एक वायरस का नाम है मेज स्ट्रिक वायरस। ये वायरस है और मेज स्ट्रिक डिजीज काज करता है। दरअसल अगर आप मक्का देखो, मेज, कुर्सी में मेज नहीं है ठीक है, आप देखे होंगे कि जो मक्का होता है, मक्के की जो स्टेम होती है उस पर आप देखते हो कि पूरा ऐसे स्टेम में पूरा एकदम क्या कहेंगे, येलो टाइप का पूरा उसका स्टेम जो है ऐसे फटता हुआ नज़र आता है और एक एबनॉर्मलिटी इसमें दिखती है। आप उसमें देखेंगे उस डिजीज़ का नाम है उस डिजीज़ का नाम मेज स्टिक डिजीज़, और वो कॉज करता है मेज स्टिक वायरस। वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि प्लांट में काज कर रहा है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल्स में क्या है? डीएनए है, और डीएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड है। ऐसे ही कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, ये कॉज करता है जो आपकी कॉलीफ्लावर है, यानी कि जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी नहीं, बंद गोभी नहीं, तो जो कॉलीफ्लावर है उसमें उसको कॉज करता है ये कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। होना तो चाहिए, चूँकि ये प्लांट्स है, होना तो चाहिए इस वायरस में आरएनए, लेकिन नहीं, इसमें एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें डीएनए है, और डीएनए कैसा है? वो भी डबल स्ट्रैंडेड है। तो ये बहुत से एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप इस इंफॉर्मेशन को गैदर करिएगा। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन और है, दरअसल इसी को जो मेज स्टिक वायरस है इसको हम लोग जेमिनी वायरस भी कहते हैं। कौन सा वायरस बोलते हैं? जेमिनी वायरस, ऐसा भी आपने सुना। ठीक है, तो जेमिनी वायरस भी इसको बोलते हैं। एक नोट करके इसमें आप लिख लेंगे कहीं, नोट करके, तो प्लांट वायरस इंटर into plant cell with capsid protein, with capsid। ठीक, जो उसके चारों तरफ कैप्सिड होती है, उसके पूरा उसको कैप्सिड के विथ कैप्सिड इंटर होता है। मैंने कहा ना कि हर जगह कैप्सिड रिमूव नहीं होती, तो विथ कैप्सिड बाद में वो चूँकि कैप्सिड का वहाँ पे ज़्यादा रोल होता नहीं है, लेकिन वो विथ कैप्सिड प्लांट के सेल में इंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये था प्लांट वायरस का केस। अब हम लोग एनिमल वायरस पे, ये आप इसको इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और लिखिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे एनिमल वायरस की। ठीक, एनिमल वायरस। ठीक, इन द केस ऑफ द एनिमल वायरस, इट कंसिस्ट both DNA or
RNA, ठीक है, DNA और RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, एज अ जेनेटिक मटेरियल, एज अ जेनेटिक मटेरियल, नॉट 100%, it is both 50% DNA में भी, RNA में भी 50%, ठीक है, both। अगर आप प्लांट सेल एनिमल वायरस की अगर आप बात करें तो ये एनवेलप्ड हो सकता है, एनवेलप्ड हो सकता है और नॉन एनवेलप्ड भी हो सकता है, यानी जिसे आप बोल नेकेड कह सकते हैं, नेकेड, एनवेलप भी हो सकता है और नेकेड भी हो सकता है, यानी कि इसमें एनवेलप नहीं है। अगर आप एनवेलप देखें तो जैसे कि ये कोई वायरस है, ठीक है, ये अपना इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये एक चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन आती कहाँ से, इसकी अपनी थोड़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या इसका कुछ खुद का थोड़ी है। ये जब किसी होस्ट को वो करता है, इन्फेक्ट करता है, तो उसी की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, चारों तरफ से वो बना लेता है, सराउंडिंग एरिया बना लेता है। तो इसको बोलते हैं एनवेलप्ड एनिमल वायरस, और जो नहीं है वो नेकेड एनिमल वायरस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ये दरअसल जो है इसमें फेज कितनी होती है, जो एनिमल वायरस है उसमें फेज कितनी होती है, फेज किस प्रकार से इसमें फेज होती है। जैसे उसमें फेज, जैसे एक फेज थी कि ये इंटीग्रेशन, ये भी देखो क्या करता है, अटैचमेंट करता है, पूरा नहीं लिखूंगा इसको, अटैचमेंट है ये ए। अटैचमेंट के बाद ये भी अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करेगा, और इंजेक्ट करने के बाद फिर इसका जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट होने के बाद फिर ये असेंबल्ड होगा इस विद इन प्रोटीन, और फिर प्रोटीन असेंबल्ड होने के बाद तब ये रिलीज होगा, ठीक। लेकिन जब वायरस, एनिमल वायरस जब अपने आप को जो है उस सेल के अंदर पूरी तरह से डोमिनेट कर लेता है, तो ये जो प्रोसेस है वो तो स्किप हो जाती है, यानी पेनिट्रेशन के थ्रू स्किप हो गई। तब वो केवल जो एनिमल वायरस है वो केवल क्या करेगा, इसको क्या करेगा, फिर रेप्लिकेशन करेगा और असेंबली करेगा और रिलीज करेगा, यानी कि एकदम फास्ट प्रोसेस होगी। कब होगी, जब वो पेनिट्रेट कर लेगा तब, वो पेनिट्रेशन करेगा तब, ठीक है, ये केस है। अब थोड़ा सा मैं और इसको लॉन्ग में बात करता हूँ। अगर कोई एनिमल वायरस है, ठीक है, अगर कोई एनिमल वायरस है तो एनिमल वायरस होस्ट में इंटर कैसे कर सकता है। एनिमल वायरस पे ही बात हो रही है। एनिमल वायरस इंटर इन होस्ट सेल। अब होस्ट सेल तो आपको पता ही है, होस्ट मतलब जिसके ऊपर इन्फेक्ट करता है। कैसे, या तो अगर वो इन्वेलप्ड है, चूँकि एनिमल वायरस इन्वेलप्ड भी हो सकता है, नॉन इन्वेलप्ड यानी नेकेड भी हो सकता है। तो अगर वो नॉन इन्वेलप्ड है यानी कि नेकेड है, नॉन इन्वेलप्ड या नेकेड है एनिमल वायरस है, तो होस्ट में दो तरीके से जा सकता है। एक तो एंडोसाइटोसिस, ठीक है, और दूसरा है पेनिट्रेशन। क्या है दूसरा? है पेनिट्रेशन। दूसरा है पेनिट्रेशन, ठीक है, पेनिट्रेट कर फास्ट प्रोसेस। अगर वो एनवेलप्ड है यानी कि विद इन द एनवेलप्ड
के थ्रू इन्वेलप्ड अगर वायरस एंटर कर रहा है तो वो एंडोसाइटोसिस भी फॉलो कर सकता है। एंडोसाइटोसिस थ्रू द एंडोसाइटोसिस, चूँकि एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस एनवेलप वायरस भी फॉलो कर सकते हैं और नॉन एनवेलप और एनवेलप बोथ। और दूसरा है क्या है, दूसरा है इसमें फ्यूज़न, ठीक है। तो फ्यूज़न, अब आप देखो एंडोसाइटोसिस, जैसे मान लो कि ये कोई एनिमल सेल है। अब एनिमल सेल है, अब ये कोई वायरस है, पहला है एंडोसाइटोसिस, देखो विथ नॉन एन्वेलप्ड, ये है नॉन एन्वेलप्ड वायरस है, ठीक है। ये है इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये सेल के पास आया और अटैचमेंट किया, वो सारी प्रोसेस किया और फिर उसके बाद अपना जेनेटिक मटेरियल यूँ कर दिया, इंटर कर गया कैप्सिड और नॉन कैप्सिड दोनों तरफ, ठीक है। ये हो गया, ऐसे नहीं, एंडोसाइटोसिस कर रहे हैं, ये आया, इससे अटैच किया और फिर अटैच करने के बाद जो इसकी ये जो वाल है, ठीक है, वाल के बाद ये अपने आप को इसकी क्या करेगा, अपने आप को इसमें इसकी प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उस पे अपने आप को एकदम से प्रेशर डालेगा, जिसके कारण ये पूरी इसकी एक वेसिकल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर ये अपने आप को एनिमल सेल के अंदर, ठीक, और फिर वो अपनी प्रोसेस करे। ये है नॉन एन्वेलप्ड वायरस थ्रू द एंडोसाइटोसिस। दूसरा है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या है, ये एनिमल सेल है, वायरस है ये, ठीक, और ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है और इसके पास जो टेल है उसके बाद ये पेनिट्रेट किया अपने टेल से, ठीक है, और पेनिट्रेट करने के बाद यहाँ से अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंटर कर, हो गया पेनिट्रेशन। अब दूसरा जो एन्वेलप्ड वायरस है वो एंडोसाइटोसिस करेगा। जैसे कि ये मान लो कि एनिमल सेल है, अब एनिमल सेल है तो ये एनिमल वायरस है, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है और इसका ये है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो इसकी जो मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, यहाँ से ब्रेक होगी और उसके बाद ये इन्वेजिनेट करेगी, ठीक है, और इसमें जो है ये अपने आप को इंसर्ट कर देगी, ठीक है। तो फिर है फ्यूज़न। ये तो पूरा इसमें चूँकि इसमें यही वेसिकल्स बनेगा, ठीक है, जैसे इसमें था, बस इसमें क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें क्या एम्बेडेड हो जाएगा। फ्यूज़न में क्या हो रहा है, ये अगर कोई एन्वेलप्ड वायरस है, जैसे मान लो कोई ये है उसका, ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल है, अगर ये कोई एन्वेलप्ड वायरस है तो ये इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके जो ये मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन क्या करेगी, फ्यूज करेगी, यहाँ पे फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के बाद ये अपने आप को यहाँ पे क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा, ठीक। यानी कि इसकी मेम्ब्रेन और इसकी मेम्ब्रेन अपन फ्यूज करने के बाद वो क्या करेगा, जो पूरा वायरस है उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें एंडोसाइटोसिस वेसिकल बन रही है, ठीक है, ये आया और ये पूरा फ्यूज करके ऐसे, ठीक है। तो ये था एनिमल वायरस और प्लांट वायरस और सेल में उसकी एंट्री कैसी हो रही है। अगर आप नेक्स्ट बात करें, इसमें थोड़ा एक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। जैसे कि यदि इसमें थोड़ा सा स्टार बना के लिख लीजिए, कुछ ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ़ RNA present in एनिमल वायरस, चूँकि मैं वायरस ही लिख दे रहा हूँ, एनिमल वायरस, इट
इट replicate in cytosol, ठीक है। साइटोसॉल में अगर मान लो कोई ये सेल है, होस्ट सेल है, अगर ये कोई वायरस है और इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो जब ये इसके जाएगा तो इसके न्यूक्लियस के पास नहीं, इसके साइटोसॉल में रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस जो आपको जुकाम और खांसी वाला वायरस है। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो दरअसल है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए, लेकिन जब उसका रेप्लिकेशन होता है तो वो साइटोसॉल में नहीं होता है, वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो ये इसको याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस एक्सेप्शन है। दूसरा, इफ़ डीएनए प्रेजेंट इन वायरस, यानी कि एनिमल वायरस, इट रेप्लिकेट, ठीक है। कैसे रेप्लिकेट होता है? इट रेप्लिकेट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रेप्लिकेट है, लेकिन एक्सेप्शन है कुछ। कौन है? जैसे है एक्सेप्शन है इसका पॉक्स वायरस, ठीक है। पॉक्स वायरस, इसमें डीएनए तो है, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, बट इसको रेप्लिकेट होना चाहिए न्यूक्लियस में, लेकिन रेप्लिकेट कहाँ होता है? साइटोसोल, ठीक है। देखो ये टॉपिक था वायरस। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वायरस से लगभग सारे कंप्लीट हो गए। अब देखो 100% तो कोई श्योर नहीं होगा, लेकिन हाँ 99% जो है आपके वायरस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है, और यहाँ तक कि आपको नेट, डीबीटी, जेआरएफ सब में ये हेल्पफुल वीडियो है। आप इसको देखें, और इन्फॉर्मेशन किताबों से है तो उस किताबों से ऐसा मत किताबें पढ़ना मत छोड़िए, किताबों से भी इन्फॉर्मेशन लीजिए। जो बाहर से इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में है वो भी वहाँ से भी लीजिए, और कंप्लीट जो है आप स्टडी करिए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ भी कुछ टॉपिक, कुछ चीज़ें छूट सकती हैं, वहाँ भी कुछ चीज़ें छूट सकती हैं, क्योंकि मैं जो कंसर्न करता हूँ वो कई सारी किताबों से कंसर्न करता हूँ ये मटेरियल को, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी है और बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी के वो हैं, किताबें हैं। तो आप जो है हो सकता है कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस किताब में, उस किताब में, तो मैंने तो वहाँ से उठा लिया। लेकिन और भी आप क्वेश्चन लगाते रहिए, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और स्टडी जो है अपनी आप कंप्लीट रखिए। तो थैंक यू फॉर गिवन टाइम टू मी, ठीक है। और अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू टू एवरीवन।